जिसका मुझे था इंतजार, जिसके दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एमपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं के सभी विषय का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। ओके, और मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि कैसे आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों आपको वह वीडियो देख लीजिएगा और आपको सभी विषय के मॉडल पेपर की, आपके जो विषय 5 सब्जेक्ट हैं उन विषय का आपको क्या है मॉडल पेपर डाउनलोड करके जरूर रखना है। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी विषय के कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक पहले से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 में तक सभी प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, और अथवा सहित क्वेश्चन रहते हैं तो अथवा सहित प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन यहाँ कवर कराने वाला हूँ। एक बात आपको ध्यान रखना है, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस हमें क्यों करनी चाहिए, पहले हम इस बात पर ध्यान देते हैं। मॉडल पेपर का जब आप तैयारी करेंगे तो सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपको क्या पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेवल भी आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही पेपर पैटर्न, ओके, कि सही विकल्प कितने नंबर के आएंगे, ओके, रेगिस्तान कितने नंबर के आएंगे, कौन टॉपिक कितने नंबर का आएगा, तो ये सब बातें जो बेसिक बात रहती है वो आपको पता चल जाएंगी। कई बार क्या होता है कि जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन होते हैं हमारे एज इट इज आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं। ओके, एक दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात रहती है, और ऐसा हो भी चुका है, इसलिए आपको क्या है मॉडल पेपर जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। दोस्तों आपको क्या है सभी विषय के, पहले हिंदी इंग्लिश सभी विषय के धीरे धीरे करके क्या है मॉडल पेपर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हर विषय का मैं मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपको यह है भले क्या है लंबा हो जाए, लेकिन आपको एक ही वीडियो में मैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बता दूंगा और हर क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी। ओके, क्योंकि मॉडल पेपर तो ऐसा तो नहीं पूरा आपका आ जाना है, ये हमारे क्या है अभ्यास के लिए बनाया है। कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पेपर पैटर्न बनना है, इन सब की बातें भी मैं आपको बताते जाऊंगा। मतलब मेन उद्देश्य हमारा जो मॉडल पेपर का है पेपर पैटर्न समझना, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं आपको बताते जाऊंगा और तैयारी भी आपको कराते जाऊंगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा तो आपको वीडियो को देखते ही देखते आपकी मॉडल पेपर की तैयारी हो जाएगी, अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके साथ ही अभी ये मॉडल एमपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर मैं आपको अपनी तरफ से मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, तो उन्हें भी आपको क्या है प्रैक्टिस करना है। क्योंकि क्या है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या है परफेक्ट आपकी क्या तैयारी होती जाएगी। तो क्रम से हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं सही विकल्प के, और मैंने जो सॉल्यूशन है पूरा आपका प्रॉपर टाइप करके तैयार किया है, तो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में किस तरीके से आपको लिखना है, उसकी भी हम क्या है बात करने वाले हैं। तो सही विकल्प देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है। तो उड़ान की बात हो रही है। उड़ान कौन है, चिड़िया करती है, चिड़िया। क्योंकि अगर आप ये कविता देखते हैं तो दो मेन बात होती है, एक फूल की होती है, एक चिड़िया की बात होती है। तो यदि आपको क्या है सुगंध की बात आती है यहाँ तो आपका फूल होता है, लेकिन उड़ने की बात हो रही तो चिड़िया हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट है, काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वह अलंकार होता है, तो वहाँ दोस्तों आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। गिनती के दोस्तों मैं हर बार बता देता हूँ कि आपके 5 अलंकार है, संधि अलंकार भी है, विरोधाभास अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार, व्यतिरेक अलंकार है और सांगरूपक अलंकार है। टोटल 5 अलंकार सिलेबस में है। 5 अलंकार को आपको तैयार कर लेना है। ओके, कहाँ से तैयार करें, तो मैंने पढ़ाया है हिंदी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ से जाइएगा तो हर टॉपिक आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। ओके, हर टॉपिक को मैंने पढ़ाया है, चाहे अलंकार हो, छंद हो, बिंब विधान हो, शब्द शक्ति, शब्द गुण, सब मुहावरे, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको परिभाषा सब तैयार किए, उदाहरण तैयार किए हैं, तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आता है तो वो बनेगा, और 1-2 आपके जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं इस प्रकार से वो भी आपसे बन जाएंगे। हर जगह से मैं बताते जाऊँगा, हर क्वेश्चन को तो समझाते ही जाऊँगा। कहाँ से क्वेश्चन आपका आ रहा है उसकी भी हम यहाँ बात करते जाएंगे। सेवक धर्म में भक्तिन स्पर्धा करती थी तो हनुमान से स्पर्धा करती थी। निम्नलिखित शब्दों में से विज्ञान संबंधित तकनीकी शब्द नहीं है। विज्ञान से जो संबंधित नहीं है वो बताना है। तो नाभिक है, तो नाभिक हम फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, त्वरण भी पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण भी पढ़ते हैं। ओके, तो पर्यवेक्षक हमारा ये नहीं है, ओके, शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया था, तो कहाँ चला गया था, अमेरिका चला गया था। नेक्स्ट, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि होती है तो कितनी होती है, 15 से 30 मिनट होती है। आगे देख ले। तो अब ये जो इसमें क्वेश्चन मॉडल पेपर में आए हैं बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं है, यूनिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, सब ये आपके रिपीटेड हैं। यदि अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट देखेंगे ऑब्जेक्टिव वाले तो उसमें ये सब दिए हुए ऑलरेडी। ओके, सबसे तेज बौछार है गई भादो गया। ओके, इसके बाद है ओज गुण में पाया जाता है। ओज गुण में क्या है, वीरता की बात है, वीर रस। क्योंकि क्या मैं बताता हूँ कि जो वीर रस का उदाहरण है वही ओज गुण का उदाहरण है। ओके, क्योंकि मुनियों ने दया को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, यानी दया हमें करनी चाहिए। ओके,
अगर थोड़ी बहुत किसी ने गलती कर दी तो उससे क्या है, दया का भाव में रखना चाहिए उसके प्रति। आगे देख लेते हैं। इसके बाद पेट में चूहे कूद रहे हैं, वाक्य में शब्द शक्ति है। पेट में चूहे कूद रहे हैं तो वाक्य में कौन शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो में आए तो 1922 में आए। कविता का अनिवार्य तत्व है, कविता का अनिवार्य तत्व है छंद। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हमारे सत्य सत्य। जिद आया बालक आंगन में ठुनक रहा था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। इसके बाद सोठा एक वाणिज्य छंद है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि सोठा एक क्या है, मात्रिक छंद है। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हंसना रोना पूर्णतः पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, नाम है पुनरुक्त। पुनरुक्त यानी रिपीट हो, दोबारा रिपीट हो। जैसे हंसना हंसना होता है, रोना रोना होता है, तो वो आपका पुनरुक्त शब्द कहलाता है। ओके, जैसे खाते खाते, पीते पीते, ये पुनरुक्त शब्द है। ओके, लेकिन अब हंसना रोना ये विपरीत है। ओके, विपरीत जा रहे हैं, इसलिए आपका क्या है, ये पुनरुक्त शब्द नहीं होंगे। बसंत पाटिल नाम का लड़का शरीर से दुबला पतला था, तो सत्य हो जाएगा। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पत्रकारिता क्या होती है, न्यूज़पेपर। ओके, कोई भी घटना होती है, आज रात को घटित हुई, कल सुबह आपको उसके बारे में पता चल जाता है। और आजकल क्या है, मोबाइल इंटरनेट है, तो घटना घटित हुई कि उसके आपको 5-10 मिनट बाद आपको क्या है, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और ट्विटर में, जो आपके एक्स है, सब में आपको क्या है, उसमें पता चल जाती है। ओके, तो पत्रकारिता होती है जल्दी में लिखा गया साहित्य होता है। सही जोड़ी देख लेते हैं। कबीर सम्मान, कबीर सम्मान मिला था, किसे मिला था, लक्ष्मी नारायण, ये पहला हो जाएगा। फिर नए बिंब और नए प्रतिमान, नए बिंब में नए प्रतिमान रहते हैं प्रयोगवाद में, ये प्रयोगवाद की विशेषता है। स्मृति की रेखाएं, तो हो जाएगा स्मृति की रेखाएं भक्तिन। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं, तो ये हमारी कहलाती हैं अनुभाव। शुभकामना आशीर्वाद, ये इच्छावाचक वाक्य में शब्द यूज होते हैं। मुद्रित माध्यमों की विशेषता होती है कि ये क्या होते हैं, स्थायित्व होते हैं, शब्दों का स्थायित्व। ओके, जैसे कोई भी आपके पास किताब है और 10-20 साल पुरानी किताब है, वो भी आपके पास हो सकती है। न्यूज़पेपर आपने देखा 10-20 साल पहले पुराने न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, तो यही होते हैं। जो छपे होते हैं, मुद्रित यानी छपे हुए के जो माध्यम होते हैं, वो क्या लंबे समय तक बने रहते हैं, तो ये हो जाएगी आपके शब्दों का स्थायित्व। और 80 के फूल, ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। आगे देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं, तो ये हमारे तार सप्तक के कवि हैं, तो आंसर हो जाएगा आपके दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अभी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ एक साथ। हो गए। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, तो रमणीयात प्रतिपादक का शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादित करने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। ओके, ये काव्य हैं। मूक नायक जनता पत्रकारिता के संपादक का नाम लिखिए, ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके संपादक थे। हिंदी गद्य का जनक किसे माना गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए, तो केशव प्रथम वीर। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे कहा गया है, तो कथानक को कहा गया है। पानी पानी होना मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए, तो चोरी पकड़े जाने पर रमेश सर में से क्या हो गया, पानी पानी रह गया। ओके, अब मैं आपको क्रमशः के सॉल्यूशन पहले यहाँ दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्टिव के देख लेते हैं। तो इसके हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको तैयार किया है, आगे मैं बता दूंगा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। पहले आप क्या सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, एक बार देख लीजिए, मैंने बाकी तो आपको बता ही दिया है। ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं सभी के, हर क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, प्रॉपर तैयार किया गया है। ओके, ताकि आप बाद में अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप आसानी से कर सकें। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर क्रम से देखेंगे। ओके, तो देखते जाइए, बस वीडियो को आपको देखते जाना, सुनते जाना। अगर आपने पहले भी थोड़ा बहुत भी अच्छे से तैयार किया ये सब टॉपिक, ओके, अभी आपका त्रैमासिक परीक्षा हो गई, अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, तो सिंपल बात है कि आपने क्या ये सब टॉपिक तैयार किए ही होंगे। अगर मेरे साथ तैयारी की है तो लगभग आपकी काफ़ी हद तक तैयारी होगी। तो बस आपको क्या है, वीडियो को देखते देखते रिवीजन आपको मैन करना है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवें से स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए देख लेते हैं। पहले हमें रीतिकाल की विशेषताएं देखनी है। तो रीतिकाल है, तो रीतिकाल में था विशेषता है राजाश्रित कवि, यानी जो रीतिकाल के जितने भी कवि थे राजाश्रित हुआ करते थे, राजाओं के यहाँ रहा करते थे। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता थी। क्योंकि रीति का मतलब क्या, रीति है श्रृंगार। इसमें इस रीतिकाल में क्या श्रृंगार प्रकार जो कविताएं बहुत ज्यादा लिखी गई, इसलिए श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता कहा जाता है। इसके साथ ही वीर रस की परक काव्य थे, यानी रीतिकाल में मुख्य रूप से श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता थी। फिर
आपका नेक्स्ट है कलापक्ष की प्रधानता, ब्रजभाषा का प्रयोग, ये सब आपकी रहने वाली रीति काल की विशेषता। मैंने आपको 3-4 पॉइंट बता देते हो जाता है। फिर नई कविता की विशेषता बतानी है। नई कविता की विशेषता जिस तरीके से आपको लिखना चाहिए लगभग उसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है। पहले आपकी हेडिंग रहेगी लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा और आपको 2 लाइन खींच देनी है। नई कविता के केंद्र में मानवतावाद को प्रतिष्ठित है, साथ ही लघु मानवतावाद के प्रति अधिक सहानुभूति है, बिंब योजना की अधिकता और क्षण का महत्व, ये है आपकी नई कविता की विशेषताएं। ओके, कोशिश करिएगा पॉइंट लिखिए, उसके बारे में एक लाइन लिखिए। नहीं हो पा रहा तो मैंने आपको ये पॉइंट जरूर याद होने चाहिए। लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, बिंब योजना की अधिकता और क्षण का महत्व, ये है आपकी नई कविता की विशेषताएं। पॉइंट भी लिख दे तो भी आपको यह नंबर मिल जाते हैं। ओके, कई बार मैंने देखा टॉपर भी क्या कर दे, हेडिंग में से लिख देते हैं मेन तो भी नंबर मिल जाते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि ये टॉपर वाला तरीका होता है कि मेन हेडिंग उसके बारे में एक लाइन बस आपको बता दिया। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है दिशाओं को मृदंग की तरह। अब क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है वो भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताते जा रहा हूँ। ये आपका है पद्य साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आता है सबसे पहले। ओके, 6वें नंबर में। 7वें नंबर में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका हाई चांस रहता है, यही रहता है पैटर्न आपका कि काव्य खंड से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। ओके, तो देख लेते हैं दिशाओं, और ये आप नोट्स देखेंगे ये त्रैमासिक अर्धवार्षिक मेरे साथ तैयारी की, तो ये सब मैं क्वेश्चन पहले ही आपको यहाँ तैयारी करा चुका हूँ। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने, मृदंग का मतलब होता है ढोलक। ढोलक की तरह बजाने से तात्पर्य है बच्चों का दौड़ दौड़ कर सुर मचाने से है। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो बेफिक्र होकर छतों पर दौड़ कर क्या सुर मचाते हैं। फिर भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, और 2 नंबर का तो 2 लाइन 3 लाइन में आपको मैं चीज बताना होगा। भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय या आशा है कि भाषा केवल अपनी बात संप्रेषण का माध्यम है, अतः भाषा का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारी बात श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। यानी भाषा क्या है, भाषा अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है। तो हमें ऐसे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके। जैसे हम किसी समझदार व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हम अच्छे से बोलेंगे तो भी उसे, या किसी घुमा फिरा के बात करेंगे तो भी उसे समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई सीधा साधा व्यक्ति है, मुझसे घुमा फिरा के बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमें भाषा को सहूलियत बरतने से अभिप्राय है कि जिस प्रकार का व्यक्ति हो में क्या है उसी प्रकार से बात करें, और भाषा को अपनी क्या है आसान शब्दों का प्रयोग करें ताकि व्यक्ति को यह समझ में आ जाए। ओके, मैंने लिखना किस प्रकार से आपका रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन आ जाता है सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सांग रूपक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। सांग रूपक अलंकार की परिभाषा क्या रहने वाली है, तो जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है वह सांग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण हो जाता है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवल बाल पतंग विकसे संद सरोज सब हर्षे लोच मृंग। मैंने आपको है 1-2 बार परिभाषा तैयार करेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन उदाहरण में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और सभी के में लगभग आपका कोई भी हो, चाहे आप रस पढ़ रहे हो, ओके, अलंकार पढ़ रहे हो, छंद पढ़ रहे हो, उदाहरण में आपको दिक्कत होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते जैसे मैं लगातार पढ़ते जा रहा हूँ तो याद हो जाते हैं काफ़ी हद तक, पहले से याद है और फिर आपको बताते बताते तो ये क्या लय बन जाती है और क्या याद भी हो जाते हैं। लेकिन अब पहली बार जब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। जब मैं पहली बार पढ़ रहा था बहुत सारे उदाहरण जैसे पूरे रस के उदाहरण हैं, छंद के, अलंकार के, जब मैंने भी तैयार किए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। पहली बार में हो रहा था कि याद ही नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी लग रहा होगा कि बहुत सारे उदाहरण याद नहीं होंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपके अलंकार हैं, छंद हैं, ओके, सबके आपको उदाहरण याद होने चाहिए, क्योंकि परिभाषा लिखेंगे तो उदाहरण तो लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ओके, तो अब कैसे याद करना है, तो आपको क्या है पहले तो याद करना है 2-3 बार। जब याद हो जाए, आपको लगे थोड़ा बहुत याद हो गया तो कॉपी में लिख कर देखिए, लिख कर देखिए, क्योंकि वैसे भी आप थोड़ा डिफिकल्ट रहते हैं तो आपको क्या लिख कर देखना है। ओके, कई बार जब लिखेंगे तो धीरे धीरे आपको क्या है याद हो जाएंगे। और कहीं भी आप क्या है काम कर रहे हैं, ओके, कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो आपको जब याद उदाहरण तैयार कर लिया तो आपको क्या बार बार उसको क्या मन ही मन पढ़ते रहना है, तो आपको क्या अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। तो मुक्तक काव्य एक ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कथा क्रम नहीं होता। मुक्त यानी वो स्वतंत्र है, यानी उसमें कोई क्रम नहीं होता, कथा का क्रम नहीं होता है। आगे की बात पहले की, ओके, मतलब पहली बात कहनी चाहिए वो पीछे कह दी जाती है, पीछे की बात आगे, मतलब इसमें क्रम नहीं होता है। ओके, जिससे छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्व पर के प्रसंगों से मुक्त होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुक्तक काव्य के बारे में क्या कहते हैं कि प्रबंध काव्य आदि विस्तृत वनस्पति है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। उदाहरण है कबीर के 2 हैं जो साखियां हैं, मीरा के पद है, ये सब क्या मेन मुक्तक काव्य में ही लिखे गए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन आ जाता है सवैया छंद किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए, और बिंब विधान किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए।
तो सवैया छंद क्या है? तो सवैया छंद दिया हुआ है, सवैया वर्णिक छंद है। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद को सवैया छंद कहते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, मुक्ता, दुर्मिल तथा मदगंध सवैया क्या इसमें मुख्य रूप से रहते हैं। ओके, अब इसका उदाहरण लिखना है। अब देखिए, दुर्मिल सवैया होता है, मदगंध सवैया होता है। किसी का भी यहाँ उदाहरण लिख देते हैं तो सवैया छंद के अंतर्गत ही आएगा। तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, अब इससे भी आसान अगर आपको लगता है कि मिल जाए, अगर आपके टीचर ने इससे भी आसान बताया है तो आप उसे याद कर सकते हैं। मैंने आपको कहा तैयार करके रखना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो आप उदाहरण तैयार कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि सवैया छंद का ही हो। ओके, आसान के चक्कर में मैं देख रहा था एक विद्यार्थी ने तैयार किए, मुझसे पूछ रहा था डाउट में कि भैया मैंने ये वाला उदाहरण तैयार किया है। जब मुझे देखा, मैंने उसको देखा तो पता चला कि वो सवैया छंद का है ही नहीं है। ओके, और याद करके इस प्रकार का आपको नहीं करना है। याद आप कोई भी कर सकते हैं, आसान आपको अगर मिल जाए, कुछ याद हो जाए, लेकिन ध्यान रखिए वो सवैया छंद उसमें फिट बैठता है। ओके, आसान के चक्कर मतलब कोई भी मतलब तैयार कर लीजिएगा। जैसे बिंब विधान किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो बिंब विधान देखिए, बिंब विधान वाला भी टॉपिक है आपका, लेकिन इतना ज़्यादा एग्जाम में तो आता नहीं है। टॉपिक है, आएगा तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन बन सकता है कि बिंब विधान कैसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो बिंब विधान का अर्थ किसी भी विषय, भाव या विचार को शब्दों के माध्यम से पाठक या श्रोता के मन में एक सजीव चित्रात्मक छवि के रूप में प्रस्तुत करना है। बिंब मतलब होता है इमेज। ओके, मन में मतलब इस तरीके से लिखता है लेखक या कवि कि हम पढ़ते ही, जब पाठक जब पढ़ते हैं तो उनके मन में उसकी क्या एक छवि बन जाती है, चित्र बन जाता है। ओके, मन के उनमें क्या चित्र बन जाता है, जो पढ़ते यहाँ जा रहा है लेकिन उसके मन में क्या घटना चलती जाती है। तो ये होता है अगर मतलब किसी चीज़ को हम क्या इस तरीके से लिख रहा है कवि या लेखक कि चित्रात्मक वर्णन हो रहा, तो वो आपके बिंब विधान के अंतर्गत ही आ जाता है। ओके, यह साहित्य में कल्पना और संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक प्रभावी तरीका होता है। अब उदाहरण भी बताना है। तो चांद आसमान में सोने की चादर की तरह चमक रहा है, मतलब जिस प्रकार की सोने की चादर चमकती है उसी प्रकार से क्या है, चांद भी चमक रहा है। ये एक बिंब विधान है जिससे क्या पाठक के मन में क्या है, स्पष्ट चित्र बनता है। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा। रेखाचित्र एवं संस्मरण में 2 अंतर लिखिए, नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए। जैसे सवैया छंद है तो ये सब अलंकार है, तो व्याकरण के वाली सेक्शन से ही आपके क्वेश्चन है। रेखाचित्र, नाटक एकांकी में अंतर, रेखाचित्र संस्मरण में अंतर, ये किससे आते हैं? तो ये सब आपके जो टॉपिक रहते हैं ये रहते हैं आपके गद्य साहित्य के इतिहास में। ओके, देख लेते हैं। रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर। अगर मेरे साथ आपने त्रैमासिक अर्धवार्षिक की तैयारी की है तो सब टॉपिक मैंने आपको ये तैयार कराए थे। ओके, तो संस्मरण और अभी आपके आए भी थे एग्जाम में। ओके, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में आपको ये क्वेश्चन देखने को भी मिले थे। तो संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर हम थोड़ा समझ लेते हैं। संस्मरण यानी याद कर रहे हैं हम चीज़ों को। ओके, तो और रेखाचित्र में हाल ही की घटना होती है। संस्मरण हम चीज़ों को याद करता है लेखक, फिर उसे लिखता है। यानी जो उसके 1-2 साल पहले मान लीजिए उसके साथ घटना घटी है, उसे अचानक से कोई घटना याद आ जाती है, वो लिख देता है तो संस्मरण कहलाएगा। रेखाचित्र में उसने अभी तत्काल कोई घटना घटती देखी और उसको लिख दिया तो रेखाचित्र हो जाएगा। ओके, तो लेखक की स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण संस्मरण है। रेखाचित्र किसी व्यक्ति या वस्तु का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन रेखाचित्र होता है। संस्मरण क्या है, वास्तविक होता है। रेखाचित्र वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। संस्मरण की शैली वर्णनात्मक विवरणात्मक होती है, रेखाचित्र की शैली चित्रात्मक होती है। नाटक एकांकी में अंतर। देखिए, नाटक और एकांकी दोनों दृश्य काव्य के रूप होते हैं। ओके, लेकिन नाटक आपको याद रखना बृहद रूप है दृश्य काव्य का, एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ओके, आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं इस प्रकार। फिर नाटक है आपका, नाटक में क्या कई अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक। एकांकी 1 अंक उसी से बना, एकांकी में 1 अंक होते हैं, जो एकांकी शब्द की उत्पत्ति हुई इसी से हुई है। एकांकी में 1 अंक होता है तो एकांकी। ओके, नाटक में अब बृहद रूप है, बड़ा रहता है, तो नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होगी, ये बड़ा है। एकांकी छोटी होती है तो पात्रों की संख्या भी क्या है, नाटक की अपेक्षा कम होती है। और नाटक दृश्य काव्य का बृहद रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। तो ये आपके अंतर हो जाते हैं। तो सिंपल दिया हुआ है। ओके, जितना सिंपल मतलब हो सकता है मैंने प्रयास किया है। नोट्स आप हिंदी के देखेंगे मेरे, तो मतलब जितना भी सिंपल हो सकता है वो मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है। आगे देख लेते हो। तो 10वें क्वेश्चन तक हमने क्या कवर कर लिए हैं। अब 11वें क्वेश्चन से देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, गद्य खंड से आपका आ रहा है क्वेश्चन आंसर। वक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी ने ऐसा क्यों कहा, अथवा है लेखक ने सिरिस को कालजी अवधूत क्यों कहा है। चलिए देख लेते हैं इनका सॉल्यूशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ बता देता हूं। अगर आपने क्या है बैच के विद्यार्थी हैं, कोर्स लिया है आपने ऐप से, ओके, तो आपको क्या है ये पीडीएफ ऑलरेडी दी हुई है। आप जाइएगा तो हिंदी मॉडल पेपर सॉल्यूशन का कोई फोल्डर होगा, उसमें आप देखिएगा तो पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। तो तैयारी आप प्रैक्टिस वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप पीडीएफ लेना चाहते तो अलग से भी आप ऐप पर दी हुई है,
अलग से भी पीडीएफ दी हुई, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। ऐप को आपको जरूर डाउनलोड करके रखना है और चेक कर लीजिएगा। तो भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी ने ऐसा क्यों कहा, तो इसे देख लेते हैं। महादेवी वर्मा ने कहा, अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देख रहा था, तो वैसे कई तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ओके, लेकिन एक जो तरीका जो सही लगा वो मैं बता रहा हूँ कि महादेवी ने कहा कि भक्तिन की कहानी अधूरी है क्योंकि उन्होंने भक्तिन के जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को दर्शाया, लेकिन उनकी अंतिम स्थिति का समाधान पूरी तरह से वर्णन नहीं किया है। भक्तिन के जीवन के कई संघर्षों से भरा हुआ है, जिसका अंत में किसी समाधान या संतोषजनक क्या है परिणाम देखने को नहीं मिलता है, या उस परिणाम तक लेखिका नहीं पहुंचती है। लेखिका ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन और उनकी समस्याओं को चित्रित किया है, जिससे उनकी कहानी क्या अधूरी रह गई है। अथवा देख लेते हैं, लेखक ने श्रेष्ठ को कालजी अवधूत क्यों कहा है। अवधूत होते हैं सन्यासी, ओके, तो एक सन्यासी की भांति कहा है श्रेष्ठ के फूल को, क्या कारण है। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रेष्ठ को कालजी अवधूत इसलिए कहा क्योंकि श्रेष्ठ का वृक्ष भयंकर गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच भी हरा भरा और खिला रहता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लू चलती है, फिर भी ये जो श्रेष्ठ का पेड़ है हरा भरा बना रहता है, इसमें मतलब कोई असर ही नहीं पड़ता है, उसे से मतलब गर्मी से फर्क ही नहीं पड़ता है, यह विपरीत परिस्थितियों में भी अड़ग रहता है। ठीक वैसे ही जैसे अवधूत यानी सन्यासी संसारिक कष्टों से अप्रभावित रहते हैं, जैसे सन्यासी होते हैं वो संसारिक मोह माया में या संसार में क्या चल रहा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है उसी से। ठीक उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ का वृक्ष होता है उससे भी क्या है, गर्मी हो रही इतनी ओके, लू चल रही, उससे भी क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक बार क्या है हरा भरा खिला बना रहता है, इसलिए श्रेष्ठ को क्या है कालजी अवधूत कहा गया। आगे नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन आ जाता है, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर लिखिए, अथवा महर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए। इसे देख लेते हैं। तो मुहावरे लोकोक्ति, तो मुहावरे क्या होते हैं, एक वाक्यांश होते हैं, वाक्य का एक अंश होते हैं। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, यानी मुहावरे को सिंगल कहा दे दिया जाए तो उसका कुछ क्या अर्थ निकल रहा है वो अब नहीं बता पाएंगे। लोकोक्ति को सुनते ही आप उसका अर्थ बता देंगे क्योंकि अपने आप में क्या है पूर्ण होती है। मुहावरे का छोटा आकार होता है क्योंकि वाक्यांश से वाक्य का एक टुकड़ा होता है। लोकोक्ति का आकार क्या बड़ा होता है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। मुहावरे का प्रयोग हम क्या है सिंगल रूप में नहीं कर पाते क्योंकि उसका फिर अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ओके, हमें किसी वाक्य के साथ ही मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। लोकोक्ति का क्या है स्वतंत्र रूप से हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर देखें तो जो राजभाषा होती है एक संवैधानिक शब्द है और यह भाषा राजकाज की भाषा होती है। राजभाषा राजकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा का स्वाभाविक और जन स्वीकृति से उत्पन्न शब्द है और यह क्या है भाषा जनता की भाषा होती है। अब राजभाषा की शब्दावली क्या सीमित होती है क्योंकि ये राज की भाषा है, और राष्ट्रभाषा राष्ट्र यानी पूरे देश की भाषा, जो पूरे देश की भाषा है तो शब्दावली क्या होगी विस्तृत होती है। ओके, मतलब पूरे देश की भाषा तो इसकी जो डिक्शनरी होगी वो क्या बड़ी होगी, बृहद होगी। अब राजभाषा एक पूरे स्पेशल राज्य की भाषा है तो इसकी शब्दावली क्या छोटी होगी। राजभाषा नियमों से बंधी होती है। अब राजकाज की भाषा है, इसमें राजकाज के काम होंगे तो इसलिए इसे नियमों से बांधा जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा की प्रकृति क्या होती है स्वतंत्र होती है। तो ये हो जाती है राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर। काफी हद तक मैंने सिंपल करने का यहाँ भी आपको प्रयास किया है। ओके, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, उदाहरण सहित आपको यहाँ बताना भी है। तो रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, रचना और अर्थ के आधार पर क्लियर रखिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछे जाता है। रचना के आधार पर अगर वाक्य पूछे जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य पूछे जाए तो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ से 8 याद कैसे रखना है, अर्थ 8 अर्थ 8 अर्थ 8। ओके, तो अर्थ से 8 तो अर्थ पे से 8 होते हैं। ओके, रचना रचना 3 अक्षर है, रचना यानी रचना में कितने होते हैं 3 प्रकार होते हैं। इस तरीके से आपको मतलब कुछ ना कुछ हिंट बना के रखिएगा, नहीं तो पेपर में आपको यही हो जाएगा, आएगा अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं फिर कंफ्यूज जाएंगे 3 प्रकार के होते हैं 8 प्रकार, कौन है 3 होगा या 8 होगा, इस प्रकार से डाउट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ हिंट आपको जरूर जोड़ के रखना है। क्लियर हो गया होगा। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के कौन कौन से सरल संयुक्त मिश्र वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब यहाँ में उनके नाम तो बता दिए, उदाहरण के साथ हमें बताना भी है। ओके, अब जब कहा तो क्या है उदाहरण के साथ इसके मैंने यहाँ परिभाषा भी सेट कर दी है। अगर अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं तो जरूर आपको करना है। ओके, अगर आपसे पेपर को परफेक्ट बनता है तभी। ओके, तो यहाँ एक लाइन में परिभाषा बता दी बिल्कुल शॉर्ट में संकेत में, और उसका उदाहरण भी दिया है। मतलब सरल वाक्य एक उद्देश्य और एक विधेयक वाला वाक्य हमारा सरल वाक्य होता है, जैसे माली पौधे को पानी दे रहा है, सिंपल वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों जो योजक शब्द जैसे जैसे और या परंतु से जुड़े होते हैं वो आपके यह संयुक्त वाक्य होते हैं। राम परीक्षा में मेहनत करता है किंतु वह असफल हो जाता है। मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य वाला होता है। ओके, जैसे इसमें वाक्य में की, क्योंकि, जैसे, जब, तब जैसे योजक आते हैं, यानी कंजक्शन इसमें लगते हैं। उदाहरण, वह कल मेरे घर नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। तो ये आपके मिश्र वाक्य। ओके, अब आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा अथवा क्वेश्चन है इसमें आपको शुद्ध
वाक्य करने के लिए आता है। शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का आपको शुद्ध करने वाला भी टॉपिक है। इसके साथ ही वाक्य परिवर्तन वाला भी टॉपिक है आपका। अगर आपको ये सभी टॉपिक ग्रामर के खासकर तैयार करने हैं तो आप हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सब टॉपिक आपको क्रम से वहाँ मिल जाएगा। ओके, वो मैंने यहाँ पहले ही बढ़ा दिए हैं, तो आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते शुद्ध वाक्य। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका इसमें, आपका भवदी है। आपका भवदी क्या अशुद्ध है, तो उसे शुद्ध क्या करना है, तो केवल आपका सिंगल भवदी हो जाएगा, क्योंकि भवदी अपने आप में, इसमें अपने आप में क्या आप लगा हुआ पहले। ओके, मतलब इसमें समर्पण का भाव, सामने वाले के प्रति समर्पण का भाव है ही, ऑलरेडी है, इसलिए तो भवदी हो जाएगा आपको। ओके, क्योंकि आपका इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है इस प्रकार से। नेक्स्ट, राधा एक फूलों की माला बाजार से लाई। एक फूल की माला तो होती नहीं है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, राधा फूलों की एक माला बाजार से लाई, इस प्रकार से। बाकी इनकी तैयारी करना है तो मैंने बताया है आपको, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें मैंने कई सारे आपको 50-60 तो एक साथ लिए हैं, उनको समझाया है। ओके, और उन्हीं से लगभग आते हैं, कुछ आपके फिक्स हैं शुद्ध अशुद्ध में, वाक्य परिवर्तन में, जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है, आपसे बनने लगेगा, मतलब प्रैक्टिस पर आधारित रहने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, हमारी बितान पुस्तक से लिया गया है। मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा है जूझ शीर्षक का औचित्य क्या है, लिखिए। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति की 2 विशेषताएं। ये जल संस्कृति दी है, पहले उन्नत जल निकासी की प्रणाली, यानी मोहनजोदड़ो के घरों में और सार्वजनिक स्थानों से अपशिष्ट जल निकालने के लिए अत्यंत सुनियोजित और उन्नत जल निकासी की व्यवस्था है। दूसरी है व्यवस्था स्नानागारों की व्यवस्था। यहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के स्नानागारों की प्रचुरता थी, यानी प्रचुरता नहीं अधिकता थी। लगभग प्रत्येक घर में एक निजी स्नानागार हुआ करते थे, और जो पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। साथ ही एक बड़ा विशाल स्नानागार ही मिला है। ओके, जो सार्वजनिक स्नानागार था। ओके, इसके बाद अथवा क्वेश्चन है, जूझ शीर्षक के औचित्य क्या है, लिखिए। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। औचित्य का मतलब होता है कि जो लेखक हैं, लेखक ने इसका जो पूरी कहानी है उसका जूझी शब्द क्यों यूज किया, मतलब जूझ शीर्षक क्यों दिया, तो वो आपको बताना है। तो आपको आपके अनुसार जूझ शब्द क्यों दिया है वो आपको बताना है। तो जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। मानव अपने जीवन में सदैव परिस्थितियों व सामनाओं से जूझता रहता है। इस पाठ का शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है। पूरे अध्याय में किस प्रकार से व्याप्त है, आपने देखा होगा जो आनंद होता है वो किस प्रकार से संघर्ष करता है, हर बार उसको संघर्ष रहते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई में संघर्ष रहता है। ओके, पढ़ने के लिए किस प्रकार से ओके अनुमति लेता है, दत्ताजी राव के पास जाता है। इसके बाद अगर अनुमति मिलती है तो उसके पिताजी कहते हैं पहले पानी लगा के जाओ खेतों में, उसके बाद जाना है। ओके, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मतलब पूरी समय जूझता रहता है वो समस्याओं से। इसलिए वही बताया जा रहा है कि इस पाठ में शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है। इस प्रकार लेखक ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक जूझ उचित ही रखा है, अतः यह शीर्षक क्या है, सर्वथा उपयुक्त है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेट की 2 सीमाएं लिखिए। एक अच्छे लेखन की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके अभिव्यक्ति माध्यम से क्वेश्चन लिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ओके, तो देख लेते हैं इंटरनेट की सीमाएं। अब सीमाएं कहा जाए, दोष कहा जाए, आपकी एक ही बात रहने वाली है। ओके, सुरक्षा की कमी रहती है। क्या है, सुरक्षा की कमी है। इंटरनेट पर साइबर अपराधों जैसे हैकिंग, वायरस, फिशिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके साथ ही व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा चोरी हो सकता है और पहचान की भी चोरी एक गंभीर समस्या है। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट बता सकते हैं, गलत और अविश्वसनीय जानकारी। कई बार इंटरनेट में आप देखते हैं कि फर्जी खबरें फैल जाती हैं, अफवाहें और गलत सूचनाएं भी आसानी से फैल जाती हैं। उपलब्ध जानकारी की गुणवत्ता हमेशा एक समान नहीं रहती, विश्वसनीय स्रोतों को खोजना भी कठिन हो जाता है। यानी इंटरनेट में कुछ भी आप देखेंगे ओके तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वो वास्तव में सही है या नहीं ये आपको इसको पहचानना बहुत ज़्यादा क्या कठिन हो जाता है। जैसे हम बात करें, अगर आप सर्च करें एमपी बोर्ड के हिंदी सब्जेक्ट के क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन वो जो आपको वही व्यक्ति आपको बता रहे हैं वो क्या सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। वैसे भी आप जैसे न्यू स्टूडेंट है, क्लास 12 में न्यू आए हैं आप और आप कोई वीडियो देख रहे हैं, अब आपको इतना नॉलेज तो है नहीं, आप क्योंकि न्यू स्टूडेंट हैं। अब सामने वाला जो व्यक्ति आपको बता रहा है वो सही बता रहा है गलत बता रहा है ओके, तो फिर ये दिक्कत हो जाती है कि ये पहचानने में आपको दिक्कत हो। धीरे धीरे जब आप क्या तैयारी करते जाते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तब तो आप आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन फिर शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, यही रहता है। तो यहाँ क्या है, जो विश्वसनीय स्रोत हैं और सही जानकारी देने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को पहचानना भी क्या कठिन हो जाता है। अथवा में क्वेश्चन हमारा, एक अच्छे लेखन की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अच्छे लेखन की विशेषताएं, तो अब जैसे अब ऐसा क्वेश्चन आपके आया तो आप समझ सकते हैं अच्छे लेखन कब माना जाता है, जब वो क्या उसमें स्पष्टता और सटीकता हो। स्पष्टता क्या है, सुनिश्चित करती है कि पाठक आपका संदेश आसानी से समझ में आए, यानी सरल होना चाहिए। सटीकता का है, यह सुनिश्चित करती है कि जानकारी विश्वसनीय और त्रुटिहीन हो। आगे देख लेते हैं। यहाँ से अब हमारे 16वें क्वेश्चन आते हैं, 16वां 17 वो आपका कवि परिचय और लेखक परिचय रहता है।
दिया जा रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अथवा उमाशंकर जोशी के काव्यगत विशेषताएं। दो रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष। अब यहाँ भावपक्ष बस लिखा है, कलापक्ष भी आपका रहता है इसके साथ साथ। ओके, भावपक्ष और कलापक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान आपको बताने हैं। भावपक्ष कलापक्ष लिख कर समझ जाइए कवि परिचय है, भाषा शैली लिखा तो यानी लेखक परिचय है। चलिए देख लेते हैं। अभी तो मैंने यहाँ एक एक दिया है, बाकी अलग से मैंने वीडियो आपको बना दूंगा सबकी। ओके, तो आप देख लीजिएगा। बाकी कुछ हरिवंश राय बच्चन जी का बताया मैंने और भी बताए हैं, तो चेक करिएगा आप जाकर। तो बाकी आपको अगर सर्च करना है तो यूट्यूब पर डालिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कवि परिचय व अनुराग साड़ी क्लासेस, वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, इसके देख लेते हैं। ये आपका रहने वाला है तरीका। दो रचनाएं आपको बता देनी है, परिमलका, गीत का, नाम का, बेला, ये सब हो जाती हैं आपकी रचनाएं। फिर भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान दिया हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ऐसे ही आपको तैयार करके रखना है। ओके, लिखना कितना पड़ता है, 3 नंबर का रहता है। तो भावपक्ष 2 लाइन में, कलापक्ष 2 लाइन में, साहित्य में स्थान 2 लाइन में पर्याप्त रहता है। ओके, इसलिए इसको सिंपल दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि 3 नंबर पाना है तो 1 से 2 पेज आपको लिखना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं रहता है। 3 नंबर का है, 2-2-3 जो भी लाइन लिखे, 1 या 2 लाइन आपको लिखना है भावपक्ष में, 1-2 लाइन लिखना है कलापक्ष में, लेकिन आपको एकदम स्पष्ट लिखना है और क्या है सही शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर दिया हुआ। निराला जी की भाषा भाव के अनुरूप है, उनकी भाषा सरल व्यवहारिक है, भाषा में उर्दू, फारसी, बंगला शब्दों की प्रयुक्त है। मतलब कोई भी आपका जबरदस्ती वाला कोई भी यहाँ वाक्य नहीं लिखा गया। ओके, मेन वाक्य बताए जा रहे हैं। फिर साहित्य में स्थान दिया हुआ है, तैयार करके रखना है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है धर्मवीर भारती का, बाकी आपको सभी तैयार करिएगा। ओके, फणीश्वर नाथ नायडू का भी तैयार करके रखना है। धर्मवीर भारती का देख लीजिए, तो 2 रचनाएं दी हैं, सूरज का 7वां घोड़ा, गुराहों का देवता, कनुप्रिया, अंधा युग। फिर दिया है भाषा और ये शैली और साहित्य में स्थान। भाषा देखिए 2 लाइन बता दी है, शैली बता दी गई है। शैली का जैसे पहले इसमें हेडिंग बाई हेडिंग दी हुई है, विवेचनात्मक शैली, भावनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली। किस तरीके से इन्होंने अपने काव्य में, लेखन में शैली का प्रयोग किया, उनके बारे में एक लाइन दी है। और नहीं ज़्यादा याद हो रहा भैया इतने डिटेल से, तो सीधा भी इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कि धर्मवीर भारती जी ने अपनी रचनाओं में विवेचनात्मक शैली, भावनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया है। यानी केवल नाम उसकी शैलियों का लिख दीजिएगा तो भी आपका हो जाएगा काम। ओके, क्योंकि 2 लाइन भाषा लिखनी, 2 लाइन शैली आपको लिखना है। ओके, ये हो जाता है साहित्य में स्थान। तैयार आपको अच्छे से कर लेना है। अब आगे देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। यहाँ तो थोड़ा आपको यहाँ शॉर्ट आउट में मैंने समझा दिया है, डिटेल से आगे मैं आपको बताते जाऊँगा। कवि परिचय, लेखक परिचय। 98वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन है युवा चरित्र विषय पर सार गर्भित अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लेखन करना 3 नंबर का है, तो देख लेते हैं। यहाँ तो मैंने शॉर्ट आउट दिया है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद लेखन में ये करना है आपको, हेडिंग डाली और सीधे थ्योरी में आपको लिख देना है। ओके, थ्योरी में कितना लिखना है, 7-8 लाइन आपको कम से कम लिख देनी है थ्योरी में। जैसे मैंने आपको यहाँ युवा चरित्र के बारे में कुछ लाइनें दी हुई हैं और अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रटने का टॉपिक नहीं है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। अनुच्छेद में ये रहता है स्थित थ्योरी लिखनी है। जैसे युवा चरित्र है, युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं, उनका चरित्र न केवल उनके भविष्य को बल्कि राष्ट्र के भविष्य को भी आकार देता है। एक मजबूत युवा चरित्र ईमानदार, समर्पण, कड़ी मेहनत और सामाजिक जिम्मेदारियों के गुणों से बनता है। आज के युवाओं को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है, आत्मसात यानी अपनाने की आवश्यकता है। जब युवा अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तभी एक सशक्त राष्ट्र निर्माण संभव हो पाता है। तो यह अनुच्छेद लेखन हो गए, और भी डिटेल से देना चाहें तो आप लिख सकते हैं। 8वां में जो हमारा क्वेश्चन है, सड़क जागरूकता हेतु एक आपको विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन ऐसा भी बोर्ड एग्जाम में अभी तक देखने को मिला नहीं है, लेकिन विज्ञापन लेखन वाला टॉपिक तो है ही आपके। ओके, तो ये आप देख लेते हैं किस प्रकार से रखना है। जिस प्रकार से अगर इंग्लिश में आपने सीखा होगा, इंग्लिश में अगर मेरे साथ सीखा होगा पोस्टर मेकिंग, तो बस वही आपका रहता है, विज्ञापन लेखन, पोस्टर मेकिंग, बात एक ही आपकी रहने वाली है। सड़क सुरक्षा बनाना, देखिए पूरा बॉक्स बना दिया है, चकाचक डिजाइनिंग यहाँ बना दी गई है। ओके, और फिर आपको क्या है, पोस्टर बनाना है तो आपको चित्र तो होने ही चाहिए। तो चित्र आपने बनाए से आपको बता दी है, लाल बत्ती, पीली, हरी बत्ती बना दी है। मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, सील्ड बेल्ट का उपयोग करना है, और आपको इस प्रकार से जो जिग जैग लाइनें होती हैं उनका उपयोग करना है जब सड़क को पार करें। और फिर आपको 1-2 कोटेशन सेट कर देना, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है, सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान, ट्रैफिक नियमों का करो सम्मान। इस प्रकार से आपको है एक हर टॉपिक का जो मेन टॉपिक है कोटेशन आपको जरूर बनना चाहिए, वो आपको सेट कर देना है और इस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, पेन, पेंसिल, ब्लैक कलर, ब्लू कलर का जो पेन, उनसे आपको एकदम मिक्स करके आप तैयार कर सकते हो। तो फिर अपनी क्या है रचनात्मकता होती है, लेकिन कम ही चांस रहते हैं, विज्ञापन अभी तक तो देखने को मिला नहीं एग्जाम में, कम ही चांस रहते हैं। बाकी और इसके अथवा में जो टॉपिक है उसको आपको कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन।
बाकी दोस्तों आप क्या अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, एक टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं मेरा हर टॉपिक का, ओके, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाइएगा, तो अनुराग आसाटी क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच, आर्ट के स्टूडेंट तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच, साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। 5 सब्जेक्ट हो गए, उनके सभी विषय की आपकी तैयारी होगी और सभी के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके, विद सॉल्यूशन के साथ दीजिएगा। पूरा मटेरियल रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसके अंतर्गत रहते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर रहता है, मॉडल पेपर रहता है, पीडीएफ मटेरियल रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो रहती है, तो आपसे आप क्या तैयारी कर पाएंगे, ओके। आप चाहते हैं हिंदी बस की मुझे तैयारी करना है तो हिंदी कोर्स ले लीजिएगा, तो आपको क्या है कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा जिसमें, और पूरे मेरे नोट्स यहाँ रहने वाले, तो फिर आपको क्या है नोट्स और मटेरियल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, एक साथ सब कुछ मिल जाएगा, बस केवल आपको क्या है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां जो क्वेश्चन है आपृत गद्यांश और पद्यांश हमारे रहने वाले हैं। तो देखिए अब जब आप एग्जाम में आपको करना है तो एक ही करना पड़ता है, एक तो आपको क्या गद्यांश देखने को मिलेगा, एक आपको पद्यांश देखने को मिलता है। देखिए जो काव्यांश होता है, ओके, या पद्यांश होता है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसका अर्थ कोई भी रैंडमली दे दिया जाता है तो अर्थ निकालते अच्छे से बनता नहीं, इसलिए आप क्वेश्चन करना भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर डिफिकल्ट समझ में लग रहा है तो आपको क्या गद्यांश ही हमेशा करना है। यहाँ ये आपका मॉडल पेपर है, तो चलिए मैं आपको क्या सॉल्यूशन बता देता हूँ, क्रम से पढ़िएगा समझिएगा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो अनुशासन और स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो यही आपका क्या है शीर्षक हो जाएगा। तो शीर्षक आपको क्या लिख देना है, अनुशासन और स्वतंत्रता। उपयुक्त गद्यांश का सारांश फिर कहा जा रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्र निर्माता का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो राष्ट्र निर्माता, इसी में इसी लाइन उठा लीजिए, विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, बस ये आपका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। देख लेते हैं सॉल्यूशन, अगर आपको देखना है तो ये रहने वाला है। इनका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, ये आपका शीर्षक हो जाएगा। फिर आपको सारांश बताना है। सारांश का क्या मतलब होता है, यहाँ तो ज़्यादा ही सारांश लिख दिया गया है। सारांश का मतलब जितना भी आपको गद्यांश दिया है, मान लीजिए आपका जो गद्यांश आ रहा है वो 6 लाइन का आ रहा है, तो आपको सारांश लिखना पड़ता है, वो 1/3 लिखना पड़ता है। तो गद्यांश अगर 6 लाइन का है तो 1/3 यानी 30, ओके, उसमें 3 का भाग लगा, 6 है आपका तो 2 लाइन आपको लिखना है, ओके। तो 2 लाइन में आपको सारांश बता देना है। लाइन का है तो 3 लाइन का आपको सारांश लिखना पड़ता है। तो ये मैंने आपको, अगर आप पूछे कि कितना लिखना चाहिए, कितनी लाइन में सारांश लिखना चाहिए, तो वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, ओके। तो ये आपको सारांश समझ गए, जो आपको समझ में आ रही बात है वो आपको मेंशन कर देना है, ओके। नहीं आ रहा थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आता है 1-2 लाइन, वो आपको बताइए, 1-2 लाइन इसी के बीच से उठा के सेट कर दीजिए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ओके। फिर आपको राष्ट्र निर्माता का वाक्य प्रयोग करना है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन ही से उठा लेना है कि विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं। आगे भी लाइन सेट कर दी गई, और उन्हें देश के भविष्य के अनुशासन में रहना सीखना चाहिए, ओके। भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए अनुशासन में रहना सीखना चाहिए। अथवा में हमारा ये काव्यांश दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि काव्यांश का शीर्षक क्या है। तो 2 टाइप से यहाँ शीर्षक बन सकता है, एक तो आपका भारत का गौरव भी इसका शीर्षक सेट हो सकता है, और ज्ञान और भक्ति भी हो सकती है। मैं ना यहाँ आपका भारत का गौरव ज़्यादा अच्छे से फिट हो रहा है, ओके। फिर आपको काव्यांश का भाव स्पष्ट करना है, यानी आपको जो काव्यांश इसका अर्थ बताना है, इससे क्या समझ में आता है, यानी भाव पल्लन करना है इसका, ओके। तो ये इसके दिया है भावार्थ। फिर देवगुण कैसे गीत गाते हैं, देवगण कैसे गीत गाते हैं, तो यहीं लिखा हुआ सुरलोक में गीत ऐसे देवगण गाते हैं, हे धन्य भारतवर्ष, धन्य भारतवर्ष, सुरलोक में सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष। तो वही बता देना है कि देवगण सुरलोक में ऐसे गीत गाते हैं जो भारतवासी और भारतवर्ष के उत्कर्ष का वर्णन करते हैं, और यह भी कहते हैं कि भारत का स्थान देवलोक से भी अधिक है। इस बार बाकी इसका क्या है दिया हुआ है भावार्थ, तो वो भी आप क्या है पढ़कर देख लीजिएगा, ओके। इतना अच्छे से इसलिए नहीं यहाँ समझाने का फोकस कर रहा हूँ कि ये फिक्स नहीं रहते। काव्यांश हो गया आपका, आपृत गद्यांश पद्यांश है, आप जानते हैं इनका फिक्स नहीं रहता है, ओके। तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हमारा जो 20वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो 20वां और 21वां जो क्वेश्चन रहने वाला है, पहले जो 20वां क्वेश्चन रहेगा वो हमारे काव्य खंड से संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगी। 21वां क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारे क्या है गद्य खंड से संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहने वाली है। चलिए हम पहले 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी पड़ती है, तो आपको पहले पढ़ना है और समझना है कि ये किस अध्याय से लिया गया है। पहले तो यही आपको पहचानने का प्रयास करना है, तब आप उसका संदर्भ लिख पाएंगे। तो मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी को जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता है। कहाँ से लिया गया है, पहली वाली अध्याय से आपका आत्मपरिचय से लिया गया है, हरिवंश राय बच्चन जिसके लेखक इस प्रकार से। दूत कहो अब दूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो, काहू को की बेटी से ब्याह न करो, तुलसी सार नाम, अब तुलसी की बात हो रही तो समझ गए हैं, कविता बली से लिए गए हैं, लेखक कौन है तुलसीदास जी। ये आपको मैं जब
पेपर आपको मिले, जब क्वेश्चन आप पढ़ें, तो पहले आपको यही बात मन में सोचनी है। ओके, इसके बाद आती है आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो चलिए उसको मैं बता देता हूँ, क्रम से आप देख लीजिए। लिखने का क्या तरीका रहता है, वही आपको ये रहने वाला पैटर्न। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बच्चन ने संसार में स्वयं को द्वंद्वात्मक संबंधों को बताया है। अगर आपने क्या है हर अध्याय को अच्छे से समझा है, उनकी पंक्तियों को समझा है, तो जो व्याख्या अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ओके, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, रटने की कोई बात नहीं रहने वाली है। दिक्कत होती है संदर्भ में। ओके, तो संदर्भ में आपको पहचानना है कि कहाँ से लिया गया है, इतना आपको पता चल गया तो फिर आप उसकी व्याख्या भी आसानी से कर लेंगे। और काव्य सौंदर्य भी आपको जरूर लिखना है। कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है। ओके, यहाँ तो आपका लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ आपको मेंशन कर दिया है। कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाता कि काव्य सौंदर्य लिखिए, तो फिर भी आपको लिखना है। ओके, इसके भी नंबर आपके रहते हैं। काव्य सौंदर्य में बताना पड़ता है कि जो ये इनका पंक्तियों में किस टॉपिक की बात हो रही है। फिर इसके बाद आपको बताना है कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग है, इसकी भाषा कैसी है, वो सब आपको बातें यहाँ मेंशन करनी पड़ती है। जैसे लिखा हुआ है, कवि ने संसारिकता को ठुकराने की बात की है। फिर कहाँ का ना था, पंक्ति में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। बना बना में पुनोक्त प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल सहज खड़ी बोली है। ओके, और ऐसी ये लाइन तो आपको याद ही करके रखना है। कोई भी आपको मिले सब में सहज कह देना है कि भाषा से सरल सहज खड़ी बोली है। ओके, एक दो पंक्ति तो आपको याद ही करके रखना ही पड़ता है। ओके, दूध कहो, अब दूध कहो तो ये आपका तुलसीदास जी वाला है, तो उसे भी देख लेते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसका दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका संदर्भ हो जाता है कि प्रस्तुत सबैया हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता बलि के उत्तरकांड से उद्धृत है और रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। बताया जा रहा है प्रस्तुत सबैया छंद में राम भक्त तुलसीदास ने राम के प्रति अपने अनन्य भक्ति का क्या वर्णन किया है और उसकी पूरी व्याख्या दी हुई है और काव्य सौंदर्य भी दिया हुआ है। तैयार आपको अच्छे से कर लेना है। ओके, और यही तरीका आपका रहने वाला है एग्जाम में आपको लिखने का। ओके, इसके बाद आगे मैं आपको क्या है बोर्ड एग्जाम के टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा, तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि टॉपर किस प्रकार से लिखते हैं। आपके मन में भी आता होगा कि जो टॉपर होते हैं, जिनको हिंदी में 80 में 80 नंबर मिल जाते हैं, किस तरीके से लिखते होंगे, तो वो भी मैं आपको है सभी टॉपर की कॉपी भी दिखा दूंगा। ओके, आगे तो जिससे आपको और अच्छे से तरीका भी पता चल जाएगा लिखने का। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है दोस्तों गद्यांश। ओके, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो गद्यांश दिए हुए हैं, अब इनको भी आपको पहचानना पड़ेगा कि कहाँ से आपके ये लिए गए हैं। मैं सोचता हूँ पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते समाधान हो जाती। जरा और मृत्यु दोनों जगत के अति परिचित। अब जैसे जरा और मृत्यु है तो ये आपके सृष्टि के फूल वाले चैप्टर से लिया गया। ओके, तो देख लेते हैं, ये आपका दिया हुआ है। संदर्भ लिखा हुआ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में आचार्य हजारी प्रसाद दोही द्वारा लिखित सृष्टि के फूल निबंध से लिया गया। प्रसंग दिया है, फिर उसकी पूरी व्याख्या दी हुई है यहाँ। अब जैसे आप व्याख्या मैंने दी है समझाने की दृष्टि दी कि आगे पढ़ें तो आपको अच्छे समझ में आ जाए, लेकिन इससे आपको यहाँ सॉर्ट आउट लिखना है। जितना सारा जितना दिया है इतना नहीं लिखने की आवश्यकता है। एक से 2 लाइन में आपका संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग 1 या 2 लाइन में, व्याख्या आपको 3 या 4 लाइन में लिखनी है, काव्य सौंदर्य पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है, 2 या 3 पॉइंट आपको बताने हैं। ओके, अब देखिए जो गद्यांश का लिखना पड़ता है उसमें विशेष लिखना पड़ता है। ओके, काव्य सौंदर्य किसमें लिखना पड़ता है? जो आपकी किसकी काव्यांश की व्याख्या होती है उसमें काव्य सौंदर्य, पद्यांश की व्याख्या में गद्यांश की व्याख्या में आपने लिखना शब्द यूज करना पड़ता है विशेष है। ओके, बात तो वही बताने की किसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा कैसी है वो बताना है आपको, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया गया कि नहीं किया वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है। तो ये आपका दिया हुआ है। अथवा में हमारा उस बल को नाम जो तो वह निश्चित ही उस स्थल की वस्तु नहीं है, संसारिक वैभव फलता फूलता है। ये सब बातें दी हुई हैं, पढ़ेंगे। तृष्णा की बात होती है, तो ये सब आप किससे लिए गए हैं? ये आपके है लिया गया है बाजार दर्शन से। तो बाजार दर्शन से हमारा ये गद्यांश लिया गया है। तो वही बताया संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ में संकलित बाजार दर्शन नामक निबंध से उद्गृत है और इसके लेखक सुप्रसिद्ध लेखक क्या है? जैनेन्द्र कुमार हैं। ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। प्रसंग पर व्याख्या प्रैक्टिस पर आपका रहने वाला है, अच्छे से आपको क्या है तैयार करना है। पहले तो मैंने आपको क्या है सभी चैप्टर आपने अगर तैयार किए हैं तो व्याख्या आसानी से बन जाएगी और ये भी आपको समझ में आ जाएगी ये हमारा बीच में अगर पंक्ति आपको दे दी जाए तो कहाँ से ली गई है। अगर आपने तैयारी की है तो फिर जब आपने उसकी व्याख्या समझी है तो फिर इतना भी आप बता पाएंगे कि ये पंक्ति कहाँ से हो सकती है, इसका भी अंदाजा लगा पाएंगे। लेखक तो आपको सबके तैयार करके ही रखना है। ओके, फिर आपका विशेष रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 22वां जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है वो आपका रहेगा पत्र लेखन। ओके, तो पत्र लेखन देख लेते हैं। एक आपका औपचारिक रहेगा, एक अनौपचारिक पत्र लेखन रहेगा। यहाँ दिया हुआ है उत्तर पुस्तिका के पुनर्गणना हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है। ये आपका एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, आपको क्या है कम नंबर मिले हैं, आपको लग रहा है कि भैया ज़्यादा नंबर आने चाहिए,
फिर भी हमें कम नंबर मिले हैं तो आपको रीटोटलिंग करानी है। उसके लिए आपको क्या है, एक एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ फॉर्मेट टाइप का मैंने दिया हुआ है, बाकी आप नाम वाम सेट कर लीजिएगा। सेवा में सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, विषय क्या है, उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र महोदय। सबने निवेदन है कि मैं अनुराग साठी, अपना नाम लिख दिया, पिता का नाम लिख देना है, कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ, मेरा अनुक्रमांक रोल नंबर, अब जैसे लिखना है रैंडमली कुछ भी आपको यहाँ रोल नंबर लिखना है या आप अपना भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वर्ष, किस वर्ष में आपने बोर्ड एग्जाम 2024 में 25 में बोर्ड परीक्षा के भाग लिया था। प्राप्तांक पत्र प्राप्त होते ही, प्राप्तांक यानी मार्कशीट प्राप्त होते ही, ये अंक सूची प्राप्त होते ही मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब जितने मैंने अपेक्षा की है, ओके, जितना मुझे लग रहा था उतने नंबर नहीं आए। अतः मेरे द्वारा लिखित उत्तरों का मूल्यांकन करने की पुनर्गणना करने का विनम्र अनुरोध करता हूँ। अतः आपसे निवेदन है, कृपया मेरी उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना कराकर संशोधित परिणाम प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपके लिए इस निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए तैयार है। जो भी फीस लगती है रीटोटलिंग की, पुनर्गणना की, वो आपको दे रहा हूँ। आपकी अति कृपा होगी भव्य। फिर आपको लास्ट में इस प्रकार से लिखना, नाम, फिर रोल नंबर, कक्षा, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर, दिनांक, ये सब में लिखना, लेकिन इसमें लिखना जरूरी है क्योंकि आपके कॉपी निकल रही है, आपका रीटोटलिंग हो रही है, तो ये रोल नंबर की जरूरत होगी, कौन से स्कूल के हैं, ओके। अगर और कुछ जानना हो तो मोबाइल नंबर भी, ये सब आपको यहाँ लिखना है, ओके। और रैंडमली आपको आप लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अथवा में है, राज्य स्तरीय बाल रंग निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को क्या बधाई पत्र लिखना है। चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको पहले एड्रेस लिखना है। यहाँ मैंने लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन आपको करना है एड्रेस डालना है, एड्रेस लिख दीजिएगा, ओके। कुछ भी आप यहाँ रैंडमली एड्रेस लिख सकते हैं। फिर आपको दिनांक लिखनी है, फिर आपको स्टार्ट होगा। फिर ये मित्र, इसने भरा नमस्कार, यह जानकर मुझे अत्यंत खुशी हुई कि तुमने राज्य स्तरीय बाल रंग निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह तुम्हारी कठिन मेहनत और लगन और प्रतिभा का परिणाम है। तुम्हारी शानदार सफलता से न केवल तुम्हारे परिवार को, बल्कि हम सब मित्रों को भी क्या गौरव बढ़ा हुआ है। तुम्हारी लेखन शैली, स्पष्ट विचार और सृजनात्मक व्यक्ति ने हमेशा मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारी इसी प्रतिभा ने तुम्हें यह सम्मान दिलाया है। यानी तुम्हारा जो सोचने की क्षमता है, लेखन शैली है, निबंध में क्या लेखन शैली महत्वपूर्ण रहती है, विचार का महत्व रहता है, और ये सब क्या है, ये सब में तुम्हें पहले से ही प्रतिभा थी। इसके कारण क्या है, तुम निबंध प्रतियोगिता में क्या है पहला स्थान प्राप्त कर पाए हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी तुम इसी प्रकार से निरंतर प्रगति करते रहोगे और अपनी पहचान नए आयामों में स्थापित करोगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह तुम्हें सदैव इसी प्रकार सफलता के पथ पर अग्रसर करे। एक बार पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र और नाम लिख देना। इस प्रकार से लास्ट में आपको पता है कि आपका 4 नंबर का निबंध लेने वाला है, क्योंकि बात करें कौन से महत्वपूर्ण रहने वाले, तो विद्यार्थी जीवन अनुशासन आपको पढ़ लेना है। अब तैयार करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बाय अनुराग साठी क्लासेस, वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बताया है, ओके। तो तैयार कर लीजिएगा। इस साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसे भी आपको तैयार करके रखिएगा। इसके अलावा 1-2-3 टॉपिक और आपको पढ़ के रखना है, मतलब 4-5 मिनट टॉपिक पढ़ के रखिएगा। उनमें से कोई एक एग्जाम में आपका आ ही जाएगा और आपको यहाँ से 4 नंबर फिक्स हो ही जाएंगे, ओके। बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा किस प्रकार से निबंध का फॉर्मेट रहता है। तो इस प्रकार से मैंने क्या है आपको पूरा ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। आगे हम क्या है इंग्लिश का मॉडल पेपर देखेंगे और इसी बार से मैं धीरे धीरे करके हर सब विषय के आपके मॉडल पेपर की तैयारी करवा दूंगा। आगे दोस्तों आपको किस विषय के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना है मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हिंदी सब्जेक्ट की या अन्य विषय की आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। प्ले स्टोर से अनुराग साठी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपको साइंस बैच, आर्ट बैच, कॉमर्स बैच, जिस भी अब भी आपको सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट की आपको क्या है बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप क्या है अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।